पश्चिम बंगाल की सियासत अब एक ऐसी धुरी के इर्द गिर्द घूमने लगी है जहां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं रह गए हैं बल्कि पुराने जख्म भी टीएमसी के लिए नासूर का काम कर रहे हैं। खबर अभिषेक बनर्जी के परिवार को मिले सीबीआई के उस नोटिस से जुड़ी है जिसे उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की बहन के नाम पर जारी किया गया है। यह नोटिस बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी कांड से जुड़ा है जिसने बीजेपी को ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका दे दिया है। और आज हम आपके सामने इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। चुनाव से पहले फिर बढ़ी ममता की मुसीबत। टीएमसी के दरवाजे तक पहुंची कोयला घोटाले की जांच। हजारों करोड़ के घोटाले पर टीएमसी को घेरने में जुटी बीजेपी। भवानीपुर इलाके के शांति निकेतन में इस वक्त एक अजीब सी अशांति पसर गई है। शांति निकेतन कोलकाता का इलाका नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बंगले का नाम है। चुनावों से ठीक पहले टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इसी घर पर सीबीआई की दस्तक ने टीएमसी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कोयला घोटाले की तपिश ने अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार को घेर लिया है। अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी और उनके पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है। कोयला घोटाले से जुड़े मामले को लेकर सीबीआई की करीब 10 से 15 टीम के सदस्य आए थे और इसी निवास पर गए थे और उन्होंने नोटिस दिया था और पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था। इसके बाद नोटिस में ये बात का जिक्र है कि उनकी पत्नी आए और पूछताछ में शामिल हो। इसके अलावा जो अन्य बातें उसमें कही गई हैं कि जो पिछले कई दिनों से कोयला घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी का दौर जारी है, उसको लेकर सीबीआई की टीम को अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करनी है। कोयला तस्करी केस में अभिषेक बनर्जी और उनका परिवार भी सीबीआई और ईडी के रडार पर है। इसी कड़ी में रविवार दोपहर करीब 2 बजे सीबीआई की टीम लाव लश्कर के साथ अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई, जहां अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया। साथ ही रुजिरा की बहन और अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी सीबीआई ने नोटिस दिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शक है कि रुजिरा बनर्जी के लंदन और थाईलैंड के 2 खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। इतना ही नहीं, सीबीआई को यह भी शक है कि यह पैसा कोयला माफिया ने रुजिरा के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस नोटिस से तिलमिलाए अभिषेक बनर्जी का करीब 2.25 घंटे बाद ट्विटर पर जवाब आया, जिसमें उन्होंने सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम एक नोटिस भेजा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है, फिर भी अगर उन्हें लगता है कि वो इस चाल से हमें डरा लेंगे तो वो गलत फहमी में है। हम उनमें से नहीं हैं जो घुटने टेक देंगे। उधर सीबीआई से घिरे भतीजे को बचाने के लिए खुद ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। सीबीआई ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में अभिषेक की पत्नी के खिलाफ ये एक्शन लिया है, इसलिए ये भी समझना जरूरी है कि आखिर कोयला तस्करी से जुड़ा ये मामला है क्या, जिसने चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी और उनके कुनबे की नींद उड़ा दी है। दरअसल कोयला तस्करी से जुड़े मामले की जांच पिछले साल सितंबर से ही शुरू हुई थी। बीजेपी उसी वक्त से टीएमसी पर लगातार आरोप लगाती रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कोयला घोटाले का काला पैसा टीएमसी तक भी पहुंचा। आरोप लग रहा है कि इसका फायदा भाईपो यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को हुआ। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा पर भी सीबीआई छापा डाल चुकी है। विनय मिश्रा उनके खास दोस्त थे और विनय मिश्रा के साथ विदेश गए हैं, होटल में रुके हैं। वो सारे तथ्य हमारे पास इनकी पार्टी के लोगों ने हमको दिए।
इनकी पार्टी के लोगों ने हमको बताया कि किस प्रकार कोयले का पैसे की वसूली हो रही है और कौन कौन इसको कहाँ कहाँ भेज रहा है। वो हमें भी बताया था, वो सीबीआई को भी बताया होगा। अभिषेक बनर्जी ने विनय मिश्रा समेत 15 युवाओं को महासचिव बनाया था, जबकि टीएमसी ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था और अब सीबीआई अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार से पूछताछ करना चाहती है। 19 फरवरी को भी कोयला घोटाले मामले में पुरुलिया, बांकुरा, कोलकाता में 13 जगहों पर छापेमारी की गई। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच इस सियासी जंग में अब एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई इस कार्रवाई से अब राज्य में राजनीति का दौर है वो और ज़्यादा तल्ख हो जाएगा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रदेश पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही थी। तो अब जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाएंगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े इस मुद्दे को वह जनता के बीच पर ले जाएगी। मतलब साफ है कि इस छापेमारी का बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। 2017 সালে রবীন্দ্র ভবনের মোড়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম কারা কারা কোন গাড়ি দিয়ে কটার সময় কাদের থ্রু দিয়ে কোন বিনয় মিশ্র কোন ইয়ে সব তো নাম বলে দিয়েছিলেন। তারপরে তো আমার বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, এখনও হচ্ছে, তো মানহানি মামলা হচ্ছে। তো এদের মান নেই, সম্মানও নেই। কাজেই আমার এটাই বলা, রাজনৈতিকভাবে আমরা তো নিশ্চয়ই বলবো এই কথাটা, কিন্তু সেন্ট্রাল এজেন্সি সিবিআই হোক বা ইডি হোক বা এনআইএ হোক, এদেরকে এরা যখন তদন্ত করে তখন তদন্ত করার পেছনে প্রচুর প্রমাণ থাকে, 2 প্রমাণ সহ সেগুলো আদালতে পেশ করতে হয়। चुनावों से ठीक पहले अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई का शिकंजा पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी बंगाल की सीएम के भतीजे हैं। मौजूदा वक्त में वो टीएमसी युवा विंग के अध्यक्ष हैं, डायमंड हार्बर से टीएमसी के सांसद हैं। 2019 में अभिषेक बनर्जी ने दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीता। टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। अभिषेक को ममता बनर्जी का सियासी वारिस भी माना जाता है। यही वजह है कि सीबीआई के एक्शन में आने के बाद अभिषेक बनर्जी के घर और आसपास के इलाके को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीबीआई ने जैसे ही नोटिस दिया है उसके बाद सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पश्चिम बंगाल पुलिस के लोगों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कोलकाता के भवानीपुर में अभिषेक बनर्जी का घर है, शांति निकेतन इस घर का नाम है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। हालांकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन अब जबकि सीबीआई की टीम आधे घंटे तक यहाँ थी और उसके बाद नोटिस देने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई और उसके बाद सीबीआई की टीम गई, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल पुलिस के जवानों की जो मौजूदगी है वो बढ़ाई गई है। और न केवल पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान हैं बल्कि एसटीएफ और इंटेलिजेंस टीम के भी यहाँ पर जवान मौजूद हैं। अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई का ये एक्शन पार्टी को रास नहीं आ रहा है। टीएमसी का साफ कहना है कि पार्टी किसी भी तरह से डरने वाली नहीं है। पहले से तय बेहद निराशाजनक, बीजेपी के सभी सहयोगी उसे छोड़ चुके हैं, इसलिए सीबीआई और ईडी ही साथियों के रूप में बचे हैं। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम डरे नहीं हैं। हमें भरोसा है कि लोग वोटिंग के दौरान मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई की इस कार्रवाई ने बीजेपी को टीएमसी पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। कभी ममता बनर्जी का दायां हाथ माने जाने वाले बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। তার এজেন্সির নিয়ম অনুযায়ী আইন অনুযায়ী করবে, এটা তার সেখানে নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। কিন্তু এই আসানসোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এখানকার একটা সাদা বাচ্চা 8 থেকে 80 সবাই জানে যে লালা অনুপ মাঝি তার টাকা কারা নিত, ও সেই টাকা যে তোলাবাজ ভাইপোর বাড়িতে গেছে সবাই জানে। এবং আমি তমলুকের একটা সভাতে বলেছিলাম থাইল্যান্ডের ব্যাংককের কাশিকর যে ব্রাঞ্চ সেখানে টাকা জমা পড়তো ভাট। कोयला तस्करी मामले में आरोप है कि अवैध रूप से कई हजार करोड़ के कोयले का न सिर्फ गैर कानूनी खनन किया गया
बल्कि बाकायदा एक रैकेट चलाकर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा गया। कोयले के इस काले खेल में जिनके हाथ रंगे, उन सफेद पोशों में टीएमसी के कई नेताओं पर आरोप है और उसी लिस्ट में एक नाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक बार फिर बंगाल से टीएमसी की विदाई का ऐलान कर दिया है। जितना 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर उफान नहीं था, उससे ज्यादा उफान, उससे ज्यादा उत्साह, उससे ज्यादा खुशी मैं पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर देख रहा हूं और कह सकता हूं कि कमल खिलने जा रहा है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है और टीएमसी की विदाई होने जा रही है। एक तरफ कोयला घोटाले की जांच में सीबीआई और ईडी सबूतों की तलाश में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रचार अभियान का काफिला तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बंगाल पहुंच रहे हैं। एक महीने में ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी बंगाल दौरे पर हैं। हल्दिया के बाद हुगली जिले में पीएम मोदी न सिर्फ एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, बल्कि करोड़ों की परियोजनाओं को हरी झंडी भी दिखाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर हुगली में मेट्रो सेवा के विस्तार को लेकर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नवापाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। ये योजना काफी विशेष है। इस परियोजना से पवित्र काली माता मंदिर तक के सफर में आसानी होगी। ऐसे मंदिर भारत की संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बारानगर और नवापाड़ा स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इससे लोगों को मदद मिलेगी। दरअसल हुगली जिले में बीजेपी की दूसरी रैली की भी कई वजहें हैं। पहली वजह यह है कि हुगली में पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। 2019 में बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने यहां से लोकसभा की सीट जीती थी। ऐसे में इस जीत को बरकरार रखने की कोशिश में पीएम मोदी की जनसभा को यहां रखा गया है। यहां एशिया की सबसे बड़ी टायर फैक्ट्री भी रही है, जिसे बंद हुए कई साल हो चुके हैं। लिहाजा पीएम मोदी की घोषणाएं यहां के लोगों में बीजेपी के प्रति बड़ी उम्मीद जगा सकती हैं। हालांकि बंगाल की राह बंगाल की चुनौतियों की तरह आसान नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी टीएमसी भी अपने रुतबे को बरकरार रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ये बात और है कि मौजूदा दौर में बंगाल में जो बयार बह रही है, उसमें परिवर्तन की लहर जरूर देखी जा रही है। कोरोना का कहर पार्ट 2। जी हां, बात महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना महामारी सर उठाती दिखाई दे रही है। कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ ने सरकार की भी चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना की बढ़ती दहशत का आलम यह है कि महाराष्ट्र के अमरावती और पुणे में स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। इसके साथ महाराष्ट्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पर भी विचार कर रही है। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की और इस गाइडलाइन को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। फिर लौटा महामारी का खौफ। बढ़ने लगा कोरोना का कहर। पुणे हो या मुंबई हो, नागपुर और विशेष रूप से अमरावती, यवतमाल, तो बहुत सारे जिलों में अभी ये कोरोना का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। महाराष्ट्र के 3 जिले चपेट में। अमरावती में 4000 से ज़्यादा कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसी के चलते यहाँ पर लॉकडाउन घोषित किया है। अमरावती बना नया हॉटस्पॉट। इस सन्नाटे ने एक बार फिर समूचे शहर को अपनी आगोश में ले लिया है और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इस सन्नाटे का दायरा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र एक बार फिर महामारी के पंजे में फंसने लगा है। कुछ रोज पहले तक बात रात के कर्फ्यू से संभालने की शुरू हुई थी, मगर हालात ने कुछ इतनी तेजी से करवट बदलनी शुरू की कि देखते ही देखते महाराष्ट्र में हाय तौबा मचने लगी और कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता दिखाई देने लगा। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए
तो जो 3 चीज़ हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और विदर्भ के कुछ जिलों में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से इतनी तेजी से बढ़ते दिखाई दिए, जिसने राज्य सरकार के माथे पर परेशानी की लकीरें गहरी कर दी। हमने जिलाधिकारी को सूचित किया है कि आपके स्तर पर जो निर्णय लेना है लॉकडाउन के लिए या वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए वो आप करें। और महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी यही रहेगी आगे में चलकर कि नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में हम लोग सोच रहे। पुणे, नासिक, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला और बुलढाना ये महाराष्ट्र के वो इलाके हैं जहां पहले के मुकाबले इस बार कोरोना के केस सबसे ज्यादा सामने आए हैं। इन इलाकों में तेजी से बढ़ते कोरोना के मरीजों की तादाद को देखते हुए 3 जिलों में सख्ती बढ़ा दी गई है और कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी मियाद फिलहाल 28 फरवरी तक रखी गई है। मगर बिगड़ते हालात में ये मियाद आगे भी जारी रह सकती है। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में आगे मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में कुछ कड़क निर्णय लेना पड़ेगा। और ये तो कोई शासन का अगर लॉकडाउन करते तो नुकसान ही है। यवतमाल, अमरावती और अकोला ये वो 3 इलाके हैं जहां बात अब हद से आगे बढ़ती नजर आ रही है। तभी तो सरकार इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा एहतियात बरत रही है। मैं इस वक्त अमरावती के बस डिपो एरिया पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बुरी तरीके से पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो भीड़भाड़ वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा छाया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर यहाँ पे निगरानी कर रही है, लेकिन बाहर गाँव के जो लोग आए हैं उन्हें बड़े दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये हिदायत दे दी है कि अगर लोग कायदे और कानून को तोड़ने से बाज नहीं आए तो राज्य सरकार मुश्किल मगर कड़ा फैसला ले सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में लगातार हर दिन 6000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इनमें मुंबई, नागपुर, पुणे, अमरावती और अकोला में कोरोना एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार को एक ही दिन में 6281 नए मरीज मिले, जिनमें से 40 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 48,439 हो गई है। एक हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र में 29,635 नए मामले सामने आए हैं। जाहिर है महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की बेतहाशा बढ़ती गिनती ने सरकार के माथे पर इसलिए भी बल पैदा कर दिए हैं क्योंकि कोरोना रोकने के लिए जिन फैसलों से होकर गुजरना पड़ेगा तो मुमकिन है कि एक बार फिर महाराष्ट्र की तरक्की का तेजी से घूमता पहिया रुक जाए। कोरोना से सबसे ज्यादा कोहराम महाराष्ट्र में मचा हुआ है। कोरोना मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार केंद्र के निर्देशों का इंतजार कर रही है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार एक ऐसे फॉर्मूले की भी तलाश में है जिससे कोरोना भी खत्म हो जाए मगर अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहे। महाराष्ट्र का अमरावती जिला इस वक्त कोरोना की चपेट में सबसे ज्यादा है। अमरावती के कुछ इलाके कोरोना के लिहाज से नए हॉटस्पॉट में तब्दील होते जा रहे हैं। लिहाजा अमरावती समेत अकोला, बुलढाना, वाशिम और यवतमाल जिले में कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर इन जिलों के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती समेत 5 जिलों में प्रशासन ने सख्ती से नियम लागू करने पर जोर दिया है। लिहाजा उन 5 इलाकों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसके तहत यहाँ सभी स्कूल बंद रहेंगे। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। निजी दफ्तरों में सिर्फ 15% कर्मचारी ही काम पर आएंगे। मंदिरों में दर्शन के लिए 10 श्रद्धालुओं को इजाजत दी जाएगी, जबकि शादी ब्याह जैसे समारोह में 25 मेहमानों के ही शरीक होने की इजाजत मिलेगी। जब हिंदुस्तान में कोरोना ने पहली दस्तक दी थी, उस दौरान भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की कतार में सबसे ऊपर था। और इस बार जब कोरोना एक बार फिर राज्य में वापस लौट रहा है, तो फिर महाराष्ट्र ही उसके निशाने पर आया। हालांकि कुछ इलाके जरूर ऐसे हैं जहां कोरोना का असर तेजी से नहीं फैला है।
मगर महाराष्ट्र के बिगड़ते हालात के मद्देनजर प्रशासन सतर्क जरूर हो गया। तभी तो पुणे प्रशासन ने अलर्ट की घोषणा करते हुए कुछ हिदायतें जारी कर दी हैं। पुणे प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा जिले में कोई भी कोचिंग क्लास कहीं भी नहीं चलेगी। होटल, रेस्टोरेंट और बार को भी रात 11 बजे तक ही खोलने की इजाजत रहेगी। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के समारोह करने पर पुलिस की लिखित इजाजत लेना अनिवार्य कर दी गई है। शादी समारोह, राजकीय सम्मेलन या फिर रैली में 200 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। पुणे प्रशासन ने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए ये भी फैसला किया है कि मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर हो सकता है कि अगले 2 दिनों के भीतर जंबो कोविड सेंटर फिर से शुरू किए जा सकते हैं और कोरोना की टेस्टिंग का काम और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि पुणे में फिलहाल कोई कर्फ्यू तो लागू नहीं किया गया है, मगर रात 11 बजे के बाद बेवजह घूमने फिरने पर कार्रवाई की जा सकती है। भारत में काफी समय तक महाराष्ट्र कोरोना का केंद्र रह चुका है। ऐसे में दोबारा यहां पर इसके मामलों का बढ़ना पूरे देश के लिए चिंता की बात बन सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए मुंबई से बीएमसी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बीएमसी की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के बाद इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और उनके चालान काटे जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीएमसी ने दुबई से लौटे 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि आरोप है कि चारों यात्री 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा किए बिना घर लौट गए। चारों यात्रियों के खिलाफ अंधेरी पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं, बीएमसी ने अब तक जुर्माने के तौर पर 32 लाख रुपए भी वसूले हैं। बीएमसी ने मुंबई में कोरोना के तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या पर गौर करते हुए लोगों के लिए कुछ हिदायतें और गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसके तहत अगर किसी बिल्डिंग में 5 या उससे ज्यादा मरीज मिलते हैं तो बिल्डिंग सील कर दी जाएगी। जो लोग होम क्वारंटीन होते हैं उनके हाथ के पीछे मोहर लगाई जाएगी। हर एक के लिए मास्क पहनना जरूरी है, वरना जुर्माना वसूल किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निहायत जरूरी होगा। ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों की निगरानी होगी और मैरिज हॉल, क्लब और रेस्टोरेंट में कभी भी छापा डाला जा सकता है, यह देखने के लिए कि वाकई गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। बीएमसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद ताबड़तोड़ छापामारी की गई। बीएमसी ने बांद्रा के वेस्ट बार 145 पर छापा मारा, जहां 100 से ज्यादा लोग बिना मास्क के पाए गए। बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 50,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला। इसके अलावा बांद्रा के वेस्ट वार्ड के 3 होटल और क्लब पर भी छापा मारा गया, जहां नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि जुर्माना भी वसूला गया। अचानक से कोरोना के मामले क्यों बढ़ने लगे, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका पता लगाना सरकार के लिए पहली जरूरत बन गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों पर नजर रखने के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। केंद्र सरकार भी लगातार महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही सबको परेशान कर रहा है कि आखिर कोरोना के निशाने पर ये महाराष्ट्र फिर से क्यों है। सवाल वाकई यही है कि आखिर कोरोना रिटर्न्स के वक्त एक बार फिर महाराष्ट्र ही उसके निशाने पर क्यों आ गया। मुंबई और वहां की जिंदगी को नजदीक से जानने वालों को शायद अंदाजा है कि कोरोना क्यों यहां फिर तेजी से फैल रहा है। कोरोना के फैलने की बड़ी वजह लापरवाही को माना जा रहा है। लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया और शादी ब्याह जैसे समारोह में बड़ी संख्या में शामिल होने लगे। तभी बीएमसी ने शादी और समारोह के लिए संख्या सीमित कर दी। करीब 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जनवरी के महीने में चुनाव हुए,
जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर चुनाव प्रचार हुए और लोग चुनाव प्रचार और फिर वोट देने के लिए बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले। सार्वजनिक जगहों पर कई लोग अपने मास्क या तो ठुड्डी पर रखकर घूम रहे हैं या फिर गले में लटकाकर, कुछ तो हाथ में भी लेकर चल रहे हैं, कुछ बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों में अब भी कोरोना को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वास्तव में कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर लोग अब भी नहीं सुधरे तो सरकार बहुत सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती है। और अब बात 13 साल पुराने एक केस की। 13 साल बाद ये सनसनीखेज केस दोबारा सुर्खियों में है। जी हां, 13 साल पहले इस केस ने पूरे देश को दहला दिया था। दरअसल ये वो खौफनाक केस है जिसमें घर की इकलौती बेटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर घर की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया था और एक साथ एक ही रात में 7 कत्ल को अंजाम दिया था। अब 13 साल बाद खूनी इश्किया की इस स्टोरी में कातिल बेटी को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई है। बस इंतजार है तो उसके डेथ वारंट का। बावनखेड़ी नरसंहार केस पर न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। ये वही गांव है बावनखेड़ी जहां शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों का बेदर्दी से कत्लेआम कर दिया था। परिवार की बेटी निकली थी कातिल। बाग बड़े से जहर मंगा था, ये पिला कर चाय में। बेटी शबनम को मिली सजाए मौत। अपने पापा को सबसे पहले काटा था, जिसमें सर इसने पकड़े और काटा सलीम ने। कातिलों के डेथ वारंट का इंतजार। आज से करीब 12 साल पहले अमरोहा जिले की निचली अदालत के जज सैयद अहमद अब्बास हुसैनी ने एक शेर पढ़कर बावनखेड़ी हत्याकांड के मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई थी। ये जज्बाए खुददारी बिकने नहीं देता है, वरना तो ये लिखने के कलम सोने के होते। दरअसल जज साहब ने ये फैसला एक ऐसे केस में सुनाया था जिसमें घर की इकलौती बेटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर घर की खुशियों को मातम में बदल दिया था। आज 13 साल पुराना ये केस एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है केस के मुजरिमों के डेथ वारंट का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक बावनखेड़ी हत्याकांड की आरोपी शबनम देश की पहली महिला होगी जिसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं और अब शबनम को फांसी देने के लिए मथुरा महिला जेल में तैयारी चल रही है। मेरे ठीक पीछे मथुरा की यह वही जेल है जिसमें अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी की सज़ा दी जानी है। शबनम की फांसी की तैयारियों में जेल प्रशासन जुट गया है। जेल प्रशासन के द्वारा उस स्थान को व्यवस्थित किया जा रहा है, साथ ही उस स्थान पर लगे हुए तख्ते और लीवर को भी चेक किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शबनम को फांसी दी जानी है। यह हत्याकांड जितना जघन्य था उतना ही दिल दहला देने वाला भी। लिहाजा हम इस मामले की पड़ताल करने के लिए इस केस के मुजरिमों के गांव पहुंचे। शबनम की दया याचिका खारिज हो चुकी है। ये वही गांव है बावनखेड़ी जहां शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों का बेदर्दी से कत्लेआम कर दिया था। अमरोहा के जिला जज सैयद आमिर अब्बास हुसैनी ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। इस सज़ा के खिलाफ शबनम ने महामहिम के यहाँ दया याचिका लगाई थी, जिसको राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। अब शबनम पल पल अपनी मौत का इंतजार कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा का बावनखेड़ी गांव है। 14 अप्रैल 2008 यानी वो तारीख जब इस गांव में हुए एक हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया था। ये वो घर है जहां 14 अप्रैल 2008 के रोज
कातिलों ने पूरे घर को ही कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। और ये वो कमरा है जहां की दरो दीवार पर उस एक रात की खौफनाक हकीकत की कहानी आज भी दर्ज है। इस एक कमरे में एक नहीं बल्कि 7 लाशें मिली थी। हमारी टीम जैसे ही उस घर पर पहुंची तो घर के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। इस हत्याकांड को बीते 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग दिल दहला देने वाले इस वारदात को भुला नहीं पाए। घर में अब इस वारदात में मारे गए मास्टर शौकत अली के भाई सत्तार और उनका परिवार रहता है। इसी हवेली के एक हिस्से में इस हत्याकांड में मारे गए 7 लोग भी दफन हैं। जिस दिन शबनम को अमरोहा जनपद न्यायालय में फांसी सुनाई गई उस दिन कोर्ट में ये युवा वकील मौजूद थे। जिला जज जनाब अमीर अब्बास हुसैनी साहब ने एक शेर कहकर वो सज़ा सुनाई थी, जो बताएंगे शहजाद साहब। जज साहब ने कहते हुए सज़ा लिखी कि जज्बा खुददारी बिकने नहीं देता है, वरना तो ये लिखने के कलम सोने के होते। और ये तारीख का एक बेहतरीन फैसला, हम उनके जजमेंट पर सलाम करते हैं। 14 अप्रैल 2008 को बावनखेड़ी में रहने वाले मास्टर शौकत अली के परिवार के हत्याकांड का सच 4 दिन बाद जब जमाने के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। और जब पुलिस ने शौकत अली के परिवार के कातिलों को जमाने के सामने बेनकाब किया तो उस एक शक्ल को देखकर किसी को यकीन नहीं आया। मास्टर शौकत अली, उनकी पत्नी हाशमी, बड़े बेटे अनीस, उनकी बहू अंजुम, 10 महीने के मासूम पोते अर्श, छोटे बेटे राशिद और उनकी भतीजी का कातिल कोई और नहीं बल्कि इस हत्याकांड में जिंदा बच निकलने वाली घर की इकलौती बेटी शबनम थी। दरअसल शबनम ने अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। न्यूज़ 18 इंडिया ने इस वारदात की तफ्तीश करने वाले और इस हत्याकांड को बेनकाब करने वाले इन्वेस्टिगेटिव अफसर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को 13 साल बाद ढूंढ निकाला और इस मामले पर उनसे खास बात की। आरपी गुप्ता अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें 13 साल पुराने इस केस की हर बारीक चीज याद है। जब मैं मौके पर गया था तो शबनम जो है वो बुरी तरह रो रही थी। तो मैंने शबनम से कुछ जैसे पुलिस अधिकारी पूछता है तो वो किसी भी चीज़ का जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रही थी। तो मुझे को ये महसूस होने लग गया था कि इसमें इसमें घर का कोई आदमी ज़रूर है। घर में केवल शबनम के अलावा कोई बचा नहीं था। 14 अप्रैल 2008 को अगर इस घर में किसी शोर की आवाज गूंज रही थी तो वो इस हत्याकांड में जिंदा बची घर की इकलौती बेटी शबनम की थी। करीब 13 साल पुरानी इस फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि शबनम कैसे लोगों के साथ साथ पुलिस को भी धोखा देने की पूरी कोशिश कर रही थी। शबनम चीख चीख कर बेहोश होने का नाटक कर रही थी और अपने चाचा और उनके बेटे की तरफ इशारा कर उन्हें इस हत्याकांड का जिम्मेदार बता रही थी। पहल तो पुलिस भी शबनम के फरेब के जाल में उलझ कर रह गई, लेकिन तफ्तीश के दौरान जब केस की जांच कर रहे तत्कालीन इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने शक की बिनाह पर शबनम की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उनके सामने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले कातिलों की तस्वीरें साफ होती चली गईं। वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसमें ये महसूस हो गया था कि उनमें कोई न कपड़े में सिकुड़न है न कोई कुछ, उन्होंने कोई विरोध किया है मृतकों ने। तो मैं ये महसूस हो सकता है कि इसको मारने से पहले कोई नशीली चीज़ जरूर दी गई होगी। तो उनका जब सातों का पोस्टमार्टम मैंने अमरोहा मोर्चरी पर कराया गया था तो मैंने डॉक्टर से क्वेश्चन किया था कि मैंने डॉक्टर साहब ये बताओ कि क्या इनको कोई नशीली चीज़ दी गई है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अंदर की हाल जो है वो सफ़ेद होनी चाहिए, इनकी लाल हो गई है। इसका मतलब यह है कि मारने से पहले इनको कोई नशीली चीज़ जरूर दी गई है। दरअसल मास्टर शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम इलाके की अच्छी खासी तालीम याफ्ता लड़की थी। शबनम एमए पास करने के बाद शिक्षा मित्र की नौकरी कर रही थी। इसी दौरान उसे गांव के ही 8वीं पास नौजवान सलीम से इश्क हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम के परिवार को यह मंजूर नहीं था। अपनी परिवार की मर्जी के खिलाफ शबनम हर हाल में सलीम के साथ जिंदगी बिताने के सपने बुन रही थी।
लेकिन जब परिवार ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया तो दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश की बुनियाद रखी। साजिश एक साथ एक ही रात में शबनम के पूरे परिवार के खात्मे की। लिहाजा 14 अप्रैल की रात को अपने प्लान के मुताबिक शबनम ने चाय की पत्ती में नींद की दवा मिला दी और जब रात को पूरा परिवार सो गया तो छत के रास्ते सलीम घर में घुसा। उसके बाद शबनम ने सलीम के साथ मिलकर नशे की नींद में सोए अपने पिता, अपनी माँ, 2 भाइयों, अपनी भाभी, अपनी फुफेरी बहन और बड़े भाई के 10 महीने के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उसमें जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो क्लियर हो गया था कि इन मृतकों को मारने से पहले बायपूज की गोली दी गई है, जिसके वो बेहोश हो गए थे। इसके बाद उनके गले काटे। बहुत ही संगीन घटना हुई थी और मेरी समय में भारतवर्ष में ये पहली घटना है जो किसी लड़की ने अपने परिवार के 7 आदमियों को मारा हो। दरअसल हत्याकांड की रात में शबनम और उसके प्रेमी सलीम के बीच 52 बार फोन पर बातचीत हुई थी। पुलिस ने जब शबनम के फोन की सीडीआर निकलवाई तो उसे पता चला कि शबनम ने 3 महीने में एक नंबर पर 900 से ज्यादा बार फोन किया था। पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो उसे पता चला कि वो नंबर गांव में आरा मशीन चलाने वाले उसके आशिक सलीम का था। इसी के बाद जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो हत्याकांड का पर्दा उठ गया। साल 2009 में इस हत्याकांड के दोनों मुजरिमों शबनम और सलीम को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। दोनों ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी जिसे राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। 13 साल बाद अब मास्टर शौकत के भाई और उनका परिवार शबनम और सलीम को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जिसे दौलत दी है शबनम ने, वो उसकी डेड बॉडी ले या मत ले, ये गांव वाले ले, कोई भी ले, और बहरहाल मैं नहीं लेने की, मैं ताजा जख्म नहीं करने की। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया शबनम के घर के बाद इस वारदात के दूसरे मुजरिम सलीम के घर पहुंचा। वहां हमसे अपने बेटे की बात करते हुए सलीम के पिता अहमद रऊफ खान की आंखें भर आईं। जिंदगी का जो है सहारा है, हम तो छुटवाना चाहते हैं। हमारा है क्या, औलाद से ज़्यादा क्या होती है बात। तो पैरवी चल रही है आपकी तरफ से? वो जो है सुप्रीम कोर्ट से। क्या कहना चाहती हैं सलीम के बारे में? सलीम के बारे में मैं रिहा चाहती हूँ कि रिहा हो जाए, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। इसी दौरान हमारी मुलाकात शबनम और सलीम के नाबालिग बेटे से भी हुई। वो चाहता है कि उसकी अम्मी की फांसी की सजा माफ कर दी जाए और इसके लिए उसने राष्ट्रपति से गुहार भी लगाई है। बटी अंकल जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मा जी को माफ कर दें, जो उन्होंने करा है उसके लिए, और उन्हें फांसी ना चढ़ाएं। लेकिन जानकारों का मानना है कि शबनम की फांसी शायद रुक जाए, क्योंकि शबनम की तरफ से उसके वकीलों ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक बार फिर दया याचिका भेजी है। शबनम के संबंध में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसे माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। अच्छा, क्यों दिया है, किस लिए दिया है ये? दया याचिका के लिए। अच्छा, पहले दया याचिका खारिज हो चुकी है? खारिज हो चुकी है। दोबारा इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसे अग्रसारित कर माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। फिलहाल इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी सलीम नैनी जेल में बंद है। सलीम को भी फांसी की सजा मिली है और उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल रामपुर जेल में बंद शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई है और मथुरा जेल के फांसी घर में साफ सफाई, लीवर और तख्त को ठीक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये तभी होगा जब पावनखेड़ी हत्याकांड के दोनों मुजरिमों के डेथ वारंट पर साइन हो जाएगा।